ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज रविवार है और 11 बजे हम लोग लाइव आप लोगों से चर्चा में उपस्थित हैं। आज की चर्चा कुछ विशेष होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करूंगा अपने पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत। तो वो एक विशेष चर्चा होगी, लेकिन चलिए वो घोषणा भी लास्ट में होगी। तो आज का जो विषय है, पहली बात तो ये बता दूं मैं कि आज हम लोग मंथन कार्यक्रम का समापन कर देंगे। 4 साल से मंथन कार्यक्रम चल रहा है, 4 साल हो गया। हम 1 अक्टूबर को शुरू किए थे और 1 अक्टूबर से आज तक एक भी रविवार मिस नहीं हुआ है। 4 साल में एक भी रविवार मिस नहीं हुआ है। हर रविवार को हम लोगों ने डाला है और 7 दिन उस पर बहस चली है। ये आपको 4 साल का मैं आपको बता दिया, और हमेशा विषय नया आता रहा है। ये तो रिकॉर्ड में है हमेशा। अब उसका आज हम लोग समापन कर देंगे। आज के बाद मंथन बंद हो जाएगा। क्या शुरू होगा वो फिर हम लोग अभी चर्चा करेंगे लास्ट में कि इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, क्यों शुरू करेंगे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम मंथन बंद करके उस दिशा में जाएंगे। ये सारी चर्चा लास्ट में करेंगे आप लोगों से। लेकिन पहले हम विषय पर अपनी चर्चा कर लें। ये तो आप सब जान रहे हैं कि हम लोग 2 महीने से चर्चा कर रहे हैं समस्याएं और समाधान। 4 हफ्ते तो पहले ये चर्चा किए कि वर्तमान समय में राज्य हम लोगों को किस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से सहमत करके, हम लोगों की सहमति से गुलामी पर मुहर लगवा देता है, और हम लोग हर 5 साल में जाकर के अपनी गुलामी पर ठप्पा लगा के आते हैं। ये हम लोगों ने चर्चा की 4 सप्ताह तक। क्या क्या वो सूत्र हैं जिन सूत्रों पर के आधार पर हम लोग अपनी लोकतंत्र में अपनी गुलामी पर हर 5 साल में ठप्पा लगा करके आते हैं। इस पर हम लोगों ने 4 सप्ताह चर्चा की। फिर हम लोगों ने 2 सप्ताह चर्चा की कि भाई इन सब समस्याओं का क्या क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि समस्याएं तो सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, संवैधानिक भी हैं, न्यायिक समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं हैं। समस्याएं तो विभिन्न प्रकार की हैं। तो किस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? अब पिछले सप्ताह हम लोगों ने चर्चा की थी कि इस समाधान में हमें कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, वो चर्चा की थी। आज हम लोग लास्ट चर्चा जो है वो इस बात की करेंगे कि इस पूरे समाधान में मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं। आमतौर पर आपको कहते हुए लोग मिलेंगे, अगर लोगों का चरित्र सुधर जाए तो सब सुधर जाएगा, लोग अगर सच बोलना शुरू कर दें तो सब सुधर जाएगा। अरे भाई, अगर कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, ये कोई उत्तर है? अरे तू डॉक्टर है, बीमारी कैसे दूर होगी, क्या खाना है, कौन सी दवा खाना है, ये बताएगा कि बीमारी दूर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के जो निरर्थक बात करने वाले हैं, उन लोगों में हम लोग नहीं हैं। हम तो आपको ये बताएंगे कि समाधान क्या है और उस समाधान में आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं।
खाली प्रवचन दे देना, समाधान बता देना अच्छी बात है, पर्याप्त नहीं है। हमको ये भी बताना पड़ेगा कि इसको, तुमको देखो ये पुड़िया ले लो, जाओ खा लेना। ये भी बताना पड़ेगा मरीज को कि इसको कैसे खाना है, ठंडे पानी से खाना है, गर्म पानी से खाना है, कितनी देर में खाना है। फिर देखो ये पुड़िया खाना तो साथ में मूली मत खाना, मूली खाओगे तो तुमको ठंडा कर देगा। दही मत खाना, सर्दी का मौसम आ रहा है, ये भी तो बताना पड़ेगा। पथ्य भी बताना पड़ेगा दवाई के साथ साथ, और नहीं तो मरीज उल्टा पुल्टा खा लेगा। तो हम लोगों को इतना प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि छोटी छोटी बात भी मरीज को समझानी पड़ेगी। ये सारा काम आज हम लोग करेंगे, क्योंकि आज लास्ट डेट है हम लोगों की। ये आज की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इसीलिए हर विषय को बहुत शॉर्ट में हम केवल टच करते जाएंगे 8 सप्ताह का। पहली बात तो ये है कि व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है। तो व्यक्तियों को मिला करके समाज बनता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल, ये समाज शास्त्र होता है। स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता, असीम शब्द याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता की गारंटी समाज देता है प्रत्येक व्यक्ति को। और समाज के साथ सहजीवन की को पालन करने की गारंटी व्यक्ति देता है। हर व्यक्ति ये गारंटी देता है कि मैं स्वतंत्र नहीं रहूंगा, मैं समाज के साथ मिलकर रहूंगा, जो निर्णय करूंगा सबके साथ मिलकर करूंगा। तो व्यक्ति ये गारंटी दे रहा है समाज को, और समाज ये गारंटी दे रहा है व्यक्ति को कि चाहे कोई भी परिस्थिति होगी, तेरी स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जाएगा। आपको लगेगा कि ये दोनों उल्टी बातें हैं, दोनों उल्टी नहीं है। आप लोग, अधिकांश लोग शादीशुदा हैं। आप लोगों को पता होगा कि शादी के समय ब्राह्मण जो मंत्र बुलवाता है, तो कुछ प्रतिज्ञाएं लड़का करता है, कुछ प्रतिज्ञाएं लड़की करती है। तो उसी तरह जब व्यक्ति समाज के साथ जुड़ता है, कुछ प्रतिज्ञाएं समाज करता है कि हम तुम्हारी स्वतंत्रता हमको बाधित नहीं करेंगे, और कुछ प्रतिज्ञाएं व्यक्ति करता है कि सब मिल करके जो निर्णय करेंगे उस निर्णय को मैं मानूंगा, मैं समाज से बाहर नहीं जाऊंगा। यह कार्य अब कहां से होगा? तो पहला काम कि परिवार। देखिए, व्यक्ति और व्यवस्था ये दोनों तो जुड़े हुए हैं। व्यक्ति जो है वो व्यवस्था से संचालित होता है, और व्यवस्था जो है वो व्यक्तियों से बनती है। अगर व्यक्ति ही ना हो तो व्यवस्था बन ही नहीं सकती है, और व्यवस्था ही ना हो तो व्यक्ति का जन्म ही नहीं होगा। व्यक्ति का जन्म होता है सिस्टम से। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अकेले पैदा हो जाए। तो व्यक्ति का जन्म होता है सिस्टम से, और सिस्टम बनता है व्यक्तियों से। बिना व्यक्ति के सिस्टम भी नहीं बन सकता है। तो ये दोनों के बीच में, व्यक्ति और व्यवस्था के बीच में तालमेल होता है, दोनों के बीच में। व्यक्तियों से परिवार बनता है, और सिस्टम जो है वो एक तरह से सरकार मान लीजिए, आप सरकार को सिस्टम मान लीजिए। तो सबसे पहला शुरुआत कहां से हुई? परिवार से।
अगर परिवार व्यवस्था कमजोर हो जाएगी और राज्य व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, व्यक्ति गुलाम हो जाएगा, जैसा वर्तमान में हो रहा है। आज क्या हो रहा है? परिवार व्यवस्था को तोड़ दिया गया, समाप्त एकदम, धीरे 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 धीरे। तो परिवार व्यवस्था टूट गई और राज्य व्यवस्था मालिक बन गई। तो हमको दो दिशाओं से काम करना पड़ेगा। परिवार सशक्तिकरण, परिवार को मजबूत कीजिए, राज्य को कमजोर कीजिए, राज्य को समाज व्यवस्था में दखल न दे। ये मोटी मोटी बात हो चुकी है, चलिए इसको शॉर्ट करें। तो हम लोगों ने एक नतीजा निकाल चुके हैं, हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि सबसे बड़ी समस्या दो है हमारे सामने। एक, व्यक्ति के अंदर स्वार्थ और उच्छृंखलता, ये दो बढ़ रही है। सबसे बड़ी समस्या जो अभी वर्तमान में है कि व्यक्ति में स्वार्थ और हिंसा, ये दो बढ़ रही है। कुछ स्वार्थी तत्व हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोगों का काम है कि व्यक्ति के अंदर स्वार्थ और हिंसा का भाव समाप्त हो। और यह कार्य कहां से शुरू होगा? परिवार से शुरू होगा। राज्य व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वभाव में बदलाव आसान नहीं है राज्य के लिए, परिवार के लिए आसान होगा, क्योंकि परिवार का संस्कार पड़ता है व्यक्ति पर। तो पहला काम तो ये हो गया। व्यवस्था परिवर्तन के दो ही सूत्र हैं, ये समझ लीजिए। व्यवस्था परिवर्तन एक अलग है और व्यवस्था में सुधार अलग है। पिछले सप्ताह इस पर चर्चा हुई थी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए दो सूत्र हैं। परिवार सशक्तिकरण मतलब संपत्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये संयुक्त हो परिवार में, तब स्वार्थ घटेगा, उच्छृंखलता भी नियंत्रित होगी। ये परिवार से शुरू होना चाहिए। और दूसरा कि जो राज्य है वो राज्य में दो का तालमेल हो। वर्तमान समय में राज्य हो गया है मालिक। राज्य मालिक नहीं होता है, राज्य मैनेजर होता है। तो राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक बनाइए। उसमें क्या करना है? वर्ण व्यवस्था और सहभागी लोकतंत्र, जो गांधी ने बताया था, जो जयप्रकाश ने बताया आपको, मैं बता रहा हूं आपको। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और वर्ण व्यवस्था, इन दोनों के तालमेल से आप व्यवस्था परिवर्तन करिए। एक, परिवार व्यवस्था को मजबूत कीजिए, स्वार्थ और हिंसा का भाव खत्म हो, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी लाइए, गुलामी खत्म हो हमारी। ये दो काम हमको करने हैं। ये है व्यवस्था परिवर्तन। संविधान संशोधन का, संविधान निर्माण और संशोधन के लिए तंत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा विषय है, उनका विषय नहीं है, वो मैनेजर है। ये व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र है। ये तो व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र हो गए। लेकिन इस व्यवस्था में, वर्तमान व्यवस्था में कुछ सुधार भी करने पड़ेंगे हम लोगों को। व्यवस्था परिवर्तन के तो दो सूत्र हो गए। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती है तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो साथ में जो वर्तमान विकृत व्यवस्था है
इसमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे। पूरा 8 सप्ताह में भी कुछ कुछ चर्चा हुई है। कुछ सुधारों को मैं एकदम संक्षेप में आपके सामने बता देता हूं कि ये कई तरह के हैं। व्यवस्थाएं अपने ऊपर कई तरह की हैं, जैसे धार्मिक, राजनैतिक, संवैधानिक, आर्थिक, वैश्विक, सबसे तो हमारा कुछ न कुछ जुड़ाव है। सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ गड्ढमड्ढ हैं। धार्मिक, इसका मतलब है कि हमारे पूरे जीवन पर धार्मिक सिस्टम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे बीच में क्या है, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ हिंदू भी शांति प्रिय लोग हैं और कुछ हिंदू उग्रवादी भी हैं। दोनों प्रकार के आपको हिंदू मिलेंगे। मुसलमानों में भी ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन मुसलमानों में शांति प्रिय मुसलमानों की संख्या कम है, उग्रवादियों की ज्यादा है। हिंदुओं में आज भी, वर्तमान स्थिति में भी शांति प्रिय हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और सावरकरवादियों की कम है। आप अभी भी ये अंतर है दोनों में। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुत्व का विस्तार कीजिए। हिंदुत्व, हिंदू संगठन का नहीं, कोई जरूरत नहीं है हिंदू राष्ट्र की हम लोग, तो इसको भी ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हिंदू हैं तो हिंदुत्व का विस्तार करें। यदि आप मुसलमान हैं, संगठन छोड़ दीजिए। आप माने धार्मिक बनिए ना, मुसलमानों में धार्मिक मुसलमान बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलजुल करके रहें। और संगठन अगर बनाइएगा तो कुचल दिए जाइए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की रहम करने की किसी के धर्म को संप्रदाय मत बनने दीजिए। इस्लाम संप्रदाय बन चुका है पूरी तरह। हिंदुत्व को संप्रदाय मत बनने दीजिए और इसलिए धर्म को धर्म ही रहने दीजिए। धार्मिक जो बीच में जो संगठनात्मक प्रचार हो रहा है, इससे बचिए, क्योंकि धर्म गुण प्रधान है। इस पर और चर्चा होगी, कभी हुई भी है कई बार, हमेशा तो कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो धर्म में बदलाव करने की जरूरत है। वैश्विक स्थिति पर भी हम लोगों को बदलाव करने की, सोचने की जरूरत है। इस्लाम और साम्यवाद भारत की समस्या नहीं है, दुनिया की समस्या है। और इसलिए विश्व स्तर पर हमको इन दोनों से वैश्विक स्तर पर तालमेल बिठा करके, ये हिंदू राष्ट्र की आवाज एकदम घातक है, बहुत जहर है हिंदुओं के लिए, हिंदू राष्ट्र की आवाज। इसलिए हिंदू राष्ट्र की आवाज को बिल्कुल पूरी तरह दबा दीजिए, कोई जरूरत नहीं हमको। इस समय सारी दुनिया को एकजुट होना चाहिए, उसमें बाधक मत बनिए आप। अब इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि वैश्विक समस्याएं जो हैं, विश्व स्तर पर सत्ता का केंद्रीयकरण हो रहा है। विश्व स्तर पर सत्ता का केंद्रीकरण ठीक नहीं है। इसलिए कोई वैश्विक संविधान बनाने की भी बात चले तो अच्छी बात है, शुरुआत हो कम से कम। राष्ट्र प्रेम अच्छी बात है, राष्ट्रवाद बहुत घातक है। और इसके लिए आप एक शब्द याद रखिए, राष्ट्र भी,
राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए आपके अंदर। राष्ट्र ही नहीं, आप परिवार में हैं तो परिवार को परिवार तक सीमित रहे। परिवार कोई दिक्कत नहीं होगा ही। भाई आपसे कोई पूछेगा तो आप तो यही ना कहेंगे कि हाँ हम तो परिवार से हमारा बहुत बड़ा लगाव है, हम तो परिवार की बात मानते हैं, मानिए ना। लेकिन आपका परिवार तक सीमित नहीं रहे। आपके परिवार को गांव तक भी सोचना चाहिए। अपने परिवार तक सीमित रहिए, गांव का भी सोचिए। गांव तक सीमित रहिए लेकिन देश का भी सोचिए। देश तक सीमित रहिए, विश्व का भी सोचिए। ये मानव समाज, मातृभूमि का अर्थ, जो लोग भारत माता लगाते हैं ये माने नासमझ है, मूर्ख है, को जो कहिए आप। मातृभूमि का अर्थ भारत माता नहीं होता है। किस मूर्ख ने आपको समझा दिया भारत माता, बताइए कहां उसमें भारत शब्द है? मातृभूमि का अर्थ होता है धरती माता। मेरी मातृभूमि क्या है? मेरी मातृभूमि रामानुजगंज है। मेरी मातृभूमि, अगर हमसे कोई अगर रायपुर में पूछेगा आपकी मातृभूमि, तो रामानुजगंज। दिल्ली में पूछेगा कहाँ के रहने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ के। अब दिल्ली में हम रामानुजगंज बता क्या करेंगे, कौन जानेगा? अगर कोई अमेरिका में पूछ देगा तब भारत के। और अगर कोई चांद पर पूछ देगा तब तो कहाँ का बताइएगा आप? रामानुजगंज बताइएगा। भाई चांद पर अगर कोई पूछेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये न कहिएगा कि हम धरती पर से आए हैं। तो ये वर्तमान समय में धरती माता है, भू माता है, मातृभूमि है। ये भारत भूमि, मातृभूमि, ये सब बेकार की बातें हैं। समाज को करने दीजिए, ना समझ लोग अपना जो कर रहे हैं करते रहें। अरे भाई एक बात बताइए कि अगर कोई छोटी बच्ची है, शादी उदी नहीं हुई है, अभी बहुत छोटी है, तो गुड़िया से खेलती है, तो खेलने दीजिए उसको, क्या दिक्कत है उसको? वो 2 गुड़िया का शादी करा देती है, कराने दीजिए। बालिग होगी तब सोचेंगे। तो हम आप तो बालिग हैं ना, हम लोग मार्गदर्शक हैं, और इसलिए हम लोगों को ये सब शब्द निकाल देना चाहिए कि ये मातृभूमि का ये अर्थ है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अंतरराष्ट्रीय, विश्व स्तर तक अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। नकल मत कीजिए दुनिया की। पश्चिम की अंध नकल हो रही है अभी एकदम हर मामले में। सारा असत्य पश्चिम से आ रहा है। तो इस असत्य को हम, बताइए, विचारों का निर्यात करते थे, आयात करने लग गए, कंगाल हो गए हम लोग। वैचारिक धरातल पर हम लोग इतने कमजोर हो गए। नहीं, अब हम दुनिया को विचारों का निर्यात करेंगे। हम दुनिया को आलू और धान और प्याज ही निर्यात नहीं करेंगे, ये तो मोदी जी कर देंगे। आलू प्याज धान सब वो छोड़ दीजिए सरकार के जिम्मे में। विचारों का निर्यात हम आप मिलकर करेंगे। दुनिया को विचार चाहिए, दुनिया को आलू प्याज चाहिए, वो सब कोई खास बात नहीं है। भौतिक सुविधाओं का करने दीजिए लोगों को बंटवारा। वैचारिक धरातल पर हमको सशक्त होना है। वैश्विक स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, दल विहीन लोकतंत्र लाइए। पक्ष और विपक्ष ये बहुत बड़ा घातक है। पक्ष और विपक्ष, ये लोकतंत्र जो है ये तो ब्रिटेन का लोकतंत्र है भारत में, जहां संसदीय लोकतंत्र है भारत में। गलत है एकदम। पक्ष और विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग जो
जाते हैं चुन करके, वो सब लोग जा करके वहां निर्णय करें, बैठ करके निर्णय करें। सबकी जो चुनकर जाते हैं सबको अपना विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इसलिए दल विहीन लोकतंत्र की बात शुरू होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष ये लोकतंत्र का रद्दी रिजेक्टेड पॉइंट है। हम गुलाम थे तो हम अंग्रेजों के मुताबिक अनुकरण कर लिए, अब हम स्वतंत्र हैं। आप पूछेंगे कि दुनिया में कहाँ है ऐसा लोकतंत्र? अरे दुनिया में रहा होता तो फिर भारत की क्या जरूरत पड़ती? हम तो कुछ दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, तो हम एक ऐसा लोकतंत्र बनावें जो सारी दुनिया के लिए आदर्श हो। इसलिए जो वर्तमान लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को दल विहीन लोकतंत्र की दिशा में बदलने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। कोशिश करके हम लोग देखें। इसी तरह हर मामले में संगठनों से धीरे धीरे दूरी बनाइए, धीरे धीरे। भाई आपका अगर कहीं स्वार्थ है तो जुड़ना ही पड़ेगा, कोई मजबूरी है तो जुड़ना ही पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो क्या जरूरत है? संगठनों से दूरी बनाइए, धार्मिक संगठन, जातीय संगठन और किसी तरह का संगठन। और संगठन जो है ये बहुत समस्या पैदा कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष बिल्कुल घातक है। हर प्रकार का वर्ग संघर्ष, किसी तरह का, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर लड़ा भिड़ा, औरत मर्द को लड़ा करके परिवार तोड़ देंगे, युवा और वृद्ध के बीच में झगड़ा करा देंगे। अरे भाई ये सब तो नेताओं का धंधा है, हम लोग का व्यापार ये नहीं है। हम लोग का व्यापार क्या है? वर्ग समन्वय। वर्ग समन्वय की दिशा में शुरू करिए, वर्ग विद्वेष को समाप्त करिए, वर्ग संघर्ष नहीं। और इसलिए जितना हो सके तो संगठनों से दूरी बनाइए, अर्थव्यवस्था में बदलाव करिए। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का बदलाव करिए कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है, देखिए दो तरह की आर्थिक स्थितियां होती हैं समाज की। पहली, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इकाई को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करने दीजिए, दखल मत दीजिए आप उसमें किसी तरह की। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा एकदम, इसको मदद कर दो, ये गरीब को मदद कर दो, ये सरकार को मदद कर दो, कर दे, बड़ी अच्छी बात है, आप, हम रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन उसको स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिस्पर्धा करने दीजिए, मत झंझट में डालिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से कंपटीशन करने दीजिए, जैसी योग्यता है उस योग्यता से वो चलता है। एक बात, राज्य का काम, राज्य को किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। गरीब की मदद कर दो, कमजोर की मदद कर दो, असहाय की मदद, ये सब राज्य का काम नहीं है, समाज करेगा। तो जो कंपटीशन करने लायक है उसमें किसी भी प्रकार से राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन जो कंपटीशन करने लायक नहीं है उसको भी हमने गारंटी दी है स्वतंत्रता की, मौलिक अधिकार की। हर व्यक्ति को गारंटी दिया है समाज ने कि तुम्हारे हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। इसका मतलब वो भी हमारा भाई तो है ना। अगर वो भाई है तो वह भूख से न मर जाए, इसकी गारंटी हमको देनी चाहिए।
अगर समाज देता है तो ठीक है, नहीं तो राज्य को चिंता करनी चाहिए कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अभाव से मरेगा नहीं और किसी दूसरे की मदद से तरक्की नहीं करेगा। स्वावलंबी, हर आदमी स्वावलंबी हो, इसका मतलब यही था ग्राम स्वावलंबन। जो पुराने जमाने में कहा गया ग्राम स्वावलंबन क्या था? हर आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन अब जो बीमार हो गया, मरने की स्थिति में है, तो वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसको मदद करनी पड़ेगी बस। और इसलिए हर मामले में दखल नहीं देना चाहिए सरकार को, किसी भी मामला में छोड़ दीजिए। लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सारा आरक्षण फारक्षण जितना है सब समाप्त। कोई किसी को कोई आरक्षण नहीं, इस भाषा को आरक्षण, इस क्षेत्र को आरक्षण, ये गरीब को आरक्षण, कमजोर को आरक्षण, महिला आरक्षण, सब पूरा कचरा है। आप आतंकवाद से सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप सोचिए कि गांव में गांव का गुंडा, गांव का जो अपराधी है, शहर का जो अपराधी है, उस अपराधी के खिलाफ जो लोग गवाही देने से डरते हैं, वो कश्मीर के मामले में बड़ा ऊंचा ऊंचा नारा लगाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रपति, पाकिस्तान का राष्ट्रपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और गांव के गुंडे के सामने पेशाब निकल जाएगा। अरे हिम्मत है तो गांव वाले से लड़के देखना। ये जितना आपको मिलेंगे ना सावरकरवादी, मार देना चाहिए, बम मार देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। हम भगत सिंह के शिष्य हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के शिष्य। अरे मूर्खानंद, एक आध बार बम फेंका है कहीं? दिखा ना तू अपने गांव के गुंडे को गोली मार करके, तब तो तुम्हारा हम समझेंगे कि कुछ तो किया है। वहां तो पेशाब उतर जाएगा और यहाँ भगत सिंह के हम चेला हैं। ये सब ड्रामा आप मत करिए, उनको करने दीजिए, वो सबका धंधा है, बिजनेस है वही। हमारा आपका ये व्यापार नहीं है। अगर कोई मजबूरी है या कोई स्वार्थ है, मान लीजिए आप किसी ऐसे राजनीतिक दल में हैं जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, उनके पीछे पीछे नारा लगाते रहिए, मार दो, फेंक दो, काट दो, नारा लगाते रहिए, मन से मत रहिए, बस मजबूरी में रहिए साथ में। ये हमको अपने अंदर एक बदलाव करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह आर्थिक मामलों में भी, राजनीतिक मामलों में, संवैधानिक, पारिवारिक, सब प्रकार के मामलों में हम लोगों को सुधार, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। कॉमन सिविल कोड की मांग करिए, हिंदू राष्ट्र नहीं। आपको एक बात बता दें कि जब तक नरेंद्र मोदी पावर में नहीं आए थे, तब तक तो ये सब उग्रवादी लोग कॉमन सिविल कोड मांग रहे थे। सब कॉमन सिविल कोड चाहिए हमको। जब मोदी जी पावर में आ गए तो अब इनको कॉमन सिविल कोड नहीं, अब हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्या विश्वास है इन लोगों का? जिस तरह मैं चुनौती देते हुए आपको कह रहा हूं कि इस्लाम और साम्यवाद सारी दुनिया के लिए खतरनाक संगठन बन गए हैं, उसी तरह से उग्रवादी हिंदू भी हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन एक लेकिन और है कि जब तक माने इस्लाम ताकतवर है, परास्त नहीं हो जाता है, तब तक अगर ये उग्रवादी हिंदू और उग्रवादी मुसलमान मरते कटते रहे तो प्रसन्न रहिए। अच्छा हुआ दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं, प्रसन्न रहिए, ज्यादा उसके पीछे मत जाइए।
अब जरा आप सोचिए एक लाइन, कितना खतरनाक है कि कश्मीर को बड़ी मुश्किल से मुक्त कराया गया है, 370 खत्म किया गया वहां पर। चिदंबरम जी बोल रहे हैं 370 लागू होना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे पास और कुछ दुनिया में बोलने के लिए नहीं है, वही एक तो मुद्दा है, 370 लागू होना चाहिए। क्या जरूरत थी इनको अभी बोलने की? चिदंबरम जी ये नहीं बोल रहे हैं कि पंजाब में एक शांति प्रिय बेचारा हिंदू जिसको कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऐसे शांति प्रिय हिंदुओं को मैंने उसके घर पर जाकर और उग्रवादी सिखों ने गोली मार दी पंजाब में। कल की तो घटना है, और वो भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, और उसको भारत सरकार ने शांति प्रिय सिख का पुरस्कार दिया है और उसको गोली मार दी। चिदंबरम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि पंजाब में क्या हो रहा है, सिख ये क्या कर रहे हैं वहां पर, उग्रवादी सिख। कश्मीर में 370 लागू होना चाहिए। इस प्रकार के जो लोग हैं ना, ये सब बड़े अनफिट लोग हैं, बेकार लोग हैं सब। तो उग्रवादी इस्लाम से अगर उग्रवादी हिंदुत्व टकराता है तो प्रसन्न होइए, मरने कटने दीजिए सबको, आप मत लगिए उसके अंदर। बस हमको तो हिंदुत्व चाहिए, हमको हिंदुत्व को इस्लाम की नकल करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए एक मोटी मोटी बात यह है कि हम लोग इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। अब एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भाई हम आप जो हैं, हम आप, अब जाने दीजिए तो सिस्टम की बात हो गई, हम आप क्या कर सकते हैं? भगवान राम से बंदरों ने पूछा कि बताइए भगवान, हम लोग क्या करें? तो राम ने कहा कि भाई किसकी क्या क्षमता है तुम जानो, मैं क्या जानता हूं कि किस बंदर की क्या योग्यता है। और इसलिए अपने अपने तरीके से जो क्षमता है करो, हमको तो पुल बनाना है, पार करना है। पुल कैसे बनेगा ये तुम सोचो। जो नल नील हो वो इंजीनियरिंग करो, और जो गिलहरी हो धूल झाड़ दो जाकर के। अगर गिलहरी नल नील का काम करेगा तो जान दे देगा, कुछ नहीं होगा। और अगर नल नील अगर धूल झाड़ने लग जाएंगे तो पुल कभी नहीं बनेगा। तो राम ने कहा, जो समुद्र पार करना जानते हो चले जाओ माने उस पार। सबकी अपनी अपनी क्षमता है। तो मैं आपको यह नहीं कहूंगा किसी को कि आपको क्या करना है व्यक्तिगत रूप से। मैं तो सामूहिक रूप से बता रहा हूं कि ये हमारा, हम लोगों को पुल बनाना है, करना हम लोगों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देवासुर संग्राम। दैवी शक्तियां कमजोर होती जा रही हैं, आसुरी शक्तियां मजबूत होती जा रही हैं, हम निकम्मे हो गए हैं। और इसलिए देवासुर संग्राम में हमको दैवी शक्तियों को ताकत देनी है। इतना सा तो काम करना है हम लोगों को बस। अब वो ताकत गिलहरी के रूप में देनी है कि हनुमान के रूप में देनी है कि राम के रूप में देनी है या नल नील के रूप में देनी है, ये आप लोग तौलिए। मेरा काम ये बताना नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये है कि दैवी शक्तियों को ताकत देना है। आप किसी राजनीतिक दल में हो सकते हैं, अपने राजनीतिक दल में रहिए,
चुपचाप अपने दिमाग में रखिए कि आप जिस भी राजनीतिक दल में हैं, उस राजनीतिक दल में ईमानदारी से प्रयास कीजिए कि राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण न हो। और ऐसी बात भी मत बोलिएगा कि निकाल दिए जाएं। अपनी क्षमता, आप गिलहरी के समान है तो दूर झाड़िए, उससे ज्यादा वजन कहीं पत्थर उठा लिए तो गिलहरी चप के मर जाएगा। बस साधारण सी बात है एकदम, अपनी क्षमता के अनुसार धीरे से, बस हो गया। जहां भी हैं आप, ये बताइए कि अगर कोई कसाई के यहाँ नौकरी कर लेगा तो उसको तो बकरा काटना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए आप आलोचना मत करिए, कसाई का काम बुरा है, ये बात नहीं है। भरसक कसाई के काम करने से बचिए, और नहीं तो कुछ नहीं है तो करिए, डकैती मत करिए, चोरी मत करिए, कसाई का काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गंदा काम नहीं, वैश्यावृत्ति कोई कुछ खराब काम नहीं है। अगर कोई धंधा नहीं है करिए, और अगर है तो भाई निकलिए, बचिए, अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन चोरी डकैती तो नहीं है वो। आलोचना मत करिए सबकी। सबसे बड़ी मूर्खता हो रही है क्या? मूर्खता ये हो रही है कि अपने बीच में 1-2% चरित्रवान लोग हैं, 1 से 2% होंगे करीब करीब चरित्र वाले, और ये 1-2% जो लोग हैं चरित्रवान लोग, ये अपराधियों के सामने तो कायर हैं, कायर, बोलेंगे नहीं। और जो बीच वाले लोग हैं, शराब पीने वाला है, उसको उसकी आलोचना करेंगे, गंदा है, वैश्यावृत्ति, यार अच्छे अच्छे वैश्यावृत्ति, वैश्या है, दूर है, फलाना ठिकाना, घृणा करेंगे उसके साथ। जुआ खेलने वाले को गाली देंगे, पकड़वा देंगे, जुआ जेल भेजवा दो, सरकार को कहेंगे शराब बंद करो, और खुद क्या करेंगे? कुछ नहीं। इससे बड़ी भारी कमजोरी आ रही है हमारे अंदर, क्योंकि गुंडा तत्व तो मजबूत होता जा रहा है। ये शराबी, जुआड़ी, गंजेड़ी, अब आप सोचिए ना, कितना करोड़ रुपया सुशांत के मामले में लग गया। क्या था सुशांत का? अय्याशी और ड्रग्स। क्या मतलब था सरकार से लेना देना? मर गया कोई, मर गया, मर गया कोई, मारा तो नहीं है, मर गया, आत्महत्या कर लिया, हटा जाने कर लिया, लगे हुए हैं बेमतलब के उसके खोज में। हराम का पैसा है, बर्बाद किए जा रहे हैं। इस सब पचड़े में मत पड़िए, एकदम अपराध को डिफाइन करिए एकदम से। तो हमको क्या करना है व्यक्तिगत रूप से कि दैवी शक्तियों को मजबूत करना है, आसुरी शक्तियों को कमजोर करना है, बस। तो आप किसी भी राजनीतिक दल में हो, कहीं भी हो, सत्ता के केंद्रीकरण को थोड़ा थोड़ा उसमें मट्ठा डालते रहिए, बस। जितना आपकी कुव्वत है उतनी, उससे ज्यादा मत करिए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मैंने बताया, हिंदू हैं तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए, गुण प्रधान हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए, संगठन प्रधान हिंदुत्व से दूरी बनाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वह उसी में कुछ कमाई होना है, लग जाइए, कोई हर्जा नहीं है। स्वार्थ हो लग जाइए, फायदा होता हो लग जाइए, डर लगता हो लग जाइए, क्योंकि अब डर करके कितना रहिएगा, लग जाइए, बचिए, चालाकी कीजिए, बुद्धि लगाइए, लेकिन बच सकते हैं तो बचिए। इस प्रकार से हम लोगों को राष्ट्रवाद से बचिए। राष्ट्रवाद कोई अच्छी चीज नहीं है। दान अगर आप देते हैं तो दान देते हैं तो सोच समझ कर दीजिए। वर्तमान समय में ये चंदा और दान, इससे एंटी सोशल लोग मजबूत हो रहे हैं।
हम लोग तो मनमाना पैसा दे रहे हैं। कुपात्र को दिया गया दान आपको नरक में ले जाएगा, और इसलिए ध्यान रखिए, कुपात्र को दान मत दीजिए। अब ये तो छोटी छोटी बातें हो गई। अब शॉर्ट में आपको बता दें एकदम, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। सबसे महत्वपूर्ण इन सबसे महत्वपूर्ण ये कार्य है आपके जिम्मे में कि शराफत छोड़िए, समझदार बनिए। जब तक दुनिया में शरीफ जिंदा रहेगा तब तक धूर्तता को रोका नहीं जा सकता है। तो धूर्तता को रोकने के लिए शराफत को समझदारी में बदलना पड़ेगा। और लोग भले न बदले, आप तो बदलिए। शराफत छोड़िए। जिंदगी में कोई हमको ठग नहीं पाया आसानी से, क्योंकि शराफत मैं बचपन से छोड़ दिया। 14 साल की उम्र था तब से शराफत को समुद्र में डाल दिया, गंगा कन्हार नदी में। शराफत छोड़िए, समझदार बनिए, धूर्त नहीं। तो समझदार बनिए। एक काम, खुद समझदार बनिए, दूसरों को समझदार बनाइए। एक काम आपको मैं बता दिया सबका नट से कि आप समझदार बनिए। दूसरा काम, किसी को फॉलो मत करिए, आंख बंद करके किसी के पीछे मत चलिए। सुनिए सबकी, करिए मन की। मृत महापुरुषों के विचार अंतिम सत्य नहीं होते हैं। वर्तमान समय में जो लोग कहते हैं ये धर्म ग्रंथ अंतिम सत्य है, उसको समझ लीजिए कि ये बिजनेसमैन है। कोई धर्म ग्रंथ अंतिम सत्य नहीं होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार सत्य जो है वो सिद्धांत है और परिस्थिति व्यावहारिक है। इन दोनों का तालमेल करके बनाइए। आज की परिस्थिति में कौन सा कार्य उचित है, कौन सा अनुचित है, ये स्वयं तय करिए। तो मोटी बात यह है कि सुनिए सबकी, मेरी भी सुनिए, लेकिन मानिए मत। मानिए अपनी, निर्णय आप करिए। ये समय जो है, ये समाज में आपको कई तरह के कालनेमी दिखेंगे, रावण दिखेंगे, 25 तरह के साधु वेश में दिखेंगे। कोई धर्मगुरु दिख जाएगा, कोई नेता दिख जाएगा, कोई और कोई समस्या सुलझाने वाला दिख जाएगा, कोई राहत देने वाला दिख जाएगा। कुछ नहीं, सुनिए सबकी, करिए मन की। समझदारी बढ़ाइए, अपनी बढ़ाइए, और यदि आप में और अगर शक्ति है तो दूसरों की बढ़ाइए। हम लोगों को ये काम करना है। तो जितना आप कर सकते हैं उतना आप इस दिशा में करिए। अब मैं आपको बताया था कि लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण आपको और बताऊंगा। तो अब वो चर्चा ये नहीं है कि इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूं। ये दो बातें हैं। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि पिछले जीवन में अपना 60-70 वर्षों में मैंने रिसर्च किया, प्रयोग किया, सब किया। सबके बाद फिर जो निचोड़ निकला सारे प्रयोग करने के बाद,
उनको 4 साल में मैं मंथन किया। और इस मंथन के क्रम में ही सब लोगों के साथ जुड़ा भी रहा, आप लोगों के साथ। और इसी में ऋषिकेश 2 साल रहा, गंगा किनारे वहाँ बैठ करके आप लोगों के साथ में हम लोगों ने रिसर्च किया पूरा, ये भी आप जानते हैं। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से मंथन किया आप लोगों के साथ, देश भर के लोगों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, मीटिंग, भाषण, सम्मेलन, सब तरह से किया, मंथन किया। मंथन के बाद मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले। आप लोगों के साथ जुड़ करके मंथन करके। अब किसी भी दिन मैं जा सकता हूं। अब अगर मैं लेके चला गया तो आपको क्या मिला, समाज को क्या मिला? क्योंकि मैं तो जो मंथन किया वो लेके चला गया। अब मैंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन निष्कर्षों पर बैठ करके आप सब लोग मंथन करिए। मेरा काम खत्म हो गया। इसलिए मैं आज से या कल से, मान लीजिए, हम मंथन को बंद करेंगे। मार्गदर्शन के नाम से टीम बनाएंगे। आप लोग बैठ करके, अब मैंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन निष्कर्षों पर हम आप सब बैठ करके डिस्कस करेंगे। प्रतिदिन करेंगे। आप प्रतिदिन जुड़ सकते हैं, सप्ताह में जुड़ सकते हैं, महीने में, साल में, जैसे करना हो आप अपनी क्षमता अनुसार देखिए क्या कर सकते हैं आप। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैं अपने निष्कर्ष अपने लोगों को दूंगा, सार्वजनिक नहीं। अभी मैं आम जनता को नहीं दे रहा हूं। अभी मैं अपने निकाले गए निष्कर्ष आप लोगों को दूंगा कि आप लोग बैठ करके 400-500 लोग एक टीम बनाइए, मार्गदर्शक मंडल बनाइए, और उस मार्गदर्शक मंडल के लोग उन सारे विषयों पर डिस्कस करें। 400-500 विषय हैं उसमें, करीब एक लाइन पर डिस्कस करिए, निष्कर्ष निकालिए। आप जो निष्कर्ष निकालेंगे, जो संशोधन करेंगे, जो नतीजा निकालेंगे, वो समाज के लिए मार्गदर्शक होगा। मार्गदर्शक मंडल निष्कर्ष निकालेगा, और जो निष्कर्ष आप लोग निकालेंगे वो समाज के लिए मार्गदर्शक होगा। तब हम उसको पुस्तक के रूप में समाज को देंगे कि भाई ये जो सारा निष्कर्ष है, ये मार्गदर्शक मंडल का निष्कर्ष है। अभी तक जो निष्कर्ष है ये तो बजरंग मुनि के निष्कर्ष हैं। ये मोटी मोटी बात ये है। तो आप लोग मिल करके उसको डिस्कस करिए, सब मिल करके। रायपुर को हम लोग हेड ऑफिस बना रहे हैं। कोई भी आप लोगों में, कोई भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आकर के यहाँ रुकना चाहे, रुक सकते हैं। भोजन की व्यवस्था तो यहाँ है ही है, ऋषिकेश में भी थी ही, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। करना है हम लोगों को मंथन। अब इसकी प्रक्रिया हम लोग क्या बना रहे हैं? वैसे तो एक विषय हम आपको फेसबुक में हर सप्ताह में डाल देंगे। हर रविवार को एक चैप्टर चला जाएगा, और उस पर 7 दिन चर्चा चलती रहेगी, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आप मार्गदर्शन नाम से फेसबुक, व्हाट्सएप से खुद जुड़ जाइए। आपको अगर लगता है कि कोई गंभीर व्यक्ति है, उसको जोड़ लीजिए। इस फेसबुक और व्हाट्सएप में जो विषय चल रहा है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। ये कांग्रेस, ये जनसंघ, ये मोदी, ये फलाना, ये ठिकाना, ये सब
बजरंग मुनि का वो है ना, अलग से फेसबुक है, उसमें सब चलता रहेगा, सब गाली गलौज उसमें चलने दीजिए। इसमें केवल गंभीर लोग शामिल हों। कोई मर गया सहानुभूति व्यक्त करना इसमें मत करिए। किसी को दिवाली का ग्रीटिंग देना है तो मत दीजिए उसमें। बजरंग मुनि जी का जन्मदिन है तो धन्यवाद देना है तो इसमें मत दीजिए आप। ये कूड़ा कचरा के लिए नहीं है, ये केवल विचार मंथन के लिए है। बाकी सब कूड़ा कचरा दूसरे तरफ में रखिए, कोई आलतू फालतू बात नहीं एकदम। और अच्छे अच्छे विचारकों को जो विपरीत सोचते हैं, जो हमारे विचार के विपरीत हैं और गंभीर हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, विषय पर बोलेंगे, उनको जोड़िए। काटने वालों को जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको हाँ करने वालों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हम लोग चाहते ये है कि आप सामने आकर के अपनी बात तर्क योग, एक बात, व्यक्तिगत आलोचना मत कीजिए, उसमें व्यक्तिगत प्रशंसा मत करिए। ये जो मार्गदर्शक मंडल बना रहे हैं, इसमें आप बजरंग मुनि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, इसके लिए मार्गदर्शक मंडल नहीं है प्रशंसा करने के लिए किसी की। व्यक्ति की प्रशंसा आलोचना का प्रश्न नहीं है, उसमें वैचारिक धरातल पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा एक हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, प्रति सप्ताह उसमें डालेंगे, प्रतिदिन चर्चा चलती रहेगी। एक बात हो गई। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे से 9:30 तक, 9:45 तक मान लेंगे, किसी न किसी विषय पर कुछ चर्चा चलती रहेगी। चर्चा, वहां इतना लंबा भाषण प्रवचन नहीं, वो चर्चा है, विषय उसका तय होगा, इस पर चर्चा होगी, उस पर चर्चा होगी। ये आपको दूसरी बात बता दिया। तीसरी बात कि और आप नहीं कर सकते हैं तो रविवार को 11 बजे आप जुड़िए। आप रविवार को 11 बजे जुड़ करके सुन सकते हैं। तब उस समय उपलब्ध ना हो तो बाद में आप सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी सुनिए। सोमवार को प्रश्नोत्तर करिए 11 बजे। ये भी एक बात है कि आपको सोमवार को 11 बजे आप प्रश्नोत्तर करिए। ये मैं क्या कर सकता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं प्रश्नोत्तर करिए, उसके बाद हम सब लोगों की टीम मिल करके वर्ष में 1 माह के लिए हम लोग एक, जिस तरह का वहां रखे थे हम लोग हमारे ऋषिकेश में, 15-15 दिन का 2 प्रोग्राम रखेंगे। एक अभी रायपुर में रखेंगे हम लोग कभी भी, उसके बाद का दिल्ली रखेंगे, उसके बाद वाराणसी रखेंगे, या हरिद्वार भी रख सकते हैं, जैसा तय हो जाएगा। आप लोग तय करेंगे उस बात के लिए, और आचार्य जी मिलकर के तय करेंगे सब मिलकर कहाँ रखना है, वो आप तय करिएगा। 15-15 दिन के 2 सत्र साल में होने चाहिए, जिसमें सारे लोग 400-500 लोग बैठ करके ओपन डिस्कस करें इन सारे प्रस्तावों पर, खुल करके विचार मंथन करें। ये सारा आयोजन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो हम कर लेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप कभी कभी अपने क्षेत्र में ज्ञान यज्ञ करा सकते हैं, किसी को तैयार करिए। ज्ञान यज्ञ माने क्या, उसका उद्देश्य क्या है, शराफत को समझदारी में बदलना, बस, बाकी उसमें और कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की शराफत समझदारी में बदल जाए, इसके लिए ज्ञान यज्ञ आप करा सकते हैं। एक काम आपको और जिम्मा लगा रहा हूं, जो लोग कर सकते हैं, आप
चाहे सप्ताह में, या कोई सप्ताह में नहीं कर सकता है तो 15 दिन में, और कोई 15 दिन में भी नहीं कर सकता है मान लीजिए, तो महीने में एक बार आप 5-7 मिनट के लिए किसी एक विषय पर अपने फेसबुक पर लाइव हो रही है। विषय आप चुन लीजिए किस विषय पर, वो चर्चा आपकी पक्षपात रहित होनी चाहिए। बस मैं एक संकट आपको बता दूं, आज दुनिया में संकट है। दुनिया में किस पर विश्वास करें, क्योंकि जहां जहां विश्वास कर रहे हैं धोखा हो जा रहा है। तो भाई गांधी पर विश्वास किया हम लोगों ने, तो गांधी की जगह आए कौन? नेहरू। फिर धोखा हो गया, सारे गांधीवाद की हत्या हो गई। जयप्रकाश जी पर विश्वास किए, तो जयप्रकाश के बाद कौन आए वो आप लोगों ने देख लिया, सारा जयप्रकाश का थ्योरी साफ हो गया। अन्ना हजारे पर विश्वास किए, तो अन्ना हजारे के बाद कौन आए ये आप लोगों ने देख लिया। विश्वास किस पर करें? और एक बात बताइए कि सारी दुनिया 70 साल से बीबीसी सुन रही है, क्या कारण है कि हम कोई ऐसा विश्वसनीय नेटवर्क भी नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया को विश्वास ही नहीं है एकदम। तो बीबीसी सुन रहे हैं, हम अपना ये 500 लोगों का मार्गदर्शक मंडल इतना विश्वसनीय बना दें, इतना विश्वसनीय बना दें। अच्छा आप सोचिए, आप अगर आपसे पूछे हम कि कोई 2-4 ठो नेताओं का नाम बताइए जो सच बोलते हो, बड़ी मुश्किल से, माने कुछ तो मनमोहन सिंह का नाम आएगा कि कम से कम ज्यादा झूठ नहीं बोलेंगे। 2-4 आना नीतीश कुमार का आ सकता है, और तीसरा तो जल्दी नेते में दिख रहा है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि आदमी अगर बोल रहा है तो सच ही बोलता होगा। ऐसा कोई आदमी ही नहीं दिख रहा है साहब। कहां से बीबीसी की विश्वसनीयता हम ले आएंगे? आप जो बोलिए, दिन भर झूठ बोलिए, 365 दिन झूठ बोलिए, लेकिन मार्गदर्शक मंडल के मामले में आप उतना दिन झूठ मत बोलिए, चुप रह जाइए। एक बात आपको ये बता दूं कि मैं या तो बोलता ही नहीं हूं, एकदम चुप रहूंगा। अगर बोलूंगा, अगर तो सच बोलूंगा, और अगर सच को छिपाना होगा तो 90% तो मैं सच छिपा लेता हूं। 90% सच नहीं बोलता हूं एकदम। सच बोलना मूर्खता है, झूठ बोलना धूर्तता है। तो इसलिए अनावश्यक सच मत बोलिए, झूठ से बचिए। झूठ बोलिएगा आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। सच को छिपा देंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा लोगों पर। ये आदमी पचाने भी जानता है, खाने ही नहीं जानता है। हर सच को ऐसे ही कहीं भी बोल दिए। गांधी जी ने बड़ी भारी गलती की थी कि उन्होंने सच बता दिया। मुरारजी ने बड़ी भारी गलती की कि उन्होंने सच बता दिया। बजरंग मुनि इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। जो सच बताने लायक है उतना बताएंगे, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन अगर बताएंगे तो सच ही होगा, उसमें झूठ नहीं होगा। इतनी विश्वसनीयता कायम करने की जरूरत है कि आप जो भी करते हैं सब करते रहिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन हम लोगों का जो मार्गदर्शक मंडल के नाम से जो ग्रुप बना रहे हैं,
इस ग्रुप में आप जब बैठते हैं शामिल हो जाइए, कुछ करते रहिए। आपके व्यक्तिगत आचरण से हमको कोई मतलब नहीं है। आप डकैती का धंधा करते हैं, आप तस्करी करते हैं, आप चोरी करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, क्या करते हैं, मार्गदर्शक मंडल को आपके व्यक्तिगत आचरण से कोई रुचि नहीं है। आप अपना जो करते हैं करते रहिए। मार्गदर्शक मंडल में जब आप बैठते हैं तो वहां व्यक्ति के रूप में आप बैठिए, वहां आप प्रभावित मत करिए अपने हिसाब से। आपकी नीयत वहां खराब नहीं होनी चाहिए, बाकी आपको जो करना है करते रहिए। एक, हम लोग बहुत ज्यादा चरित्र के बारे में चिंतित मत हो दूसरे के, हम मार्गदर्शक मंडल में सोचें, क्योंकि हम चरित्रवानों का संगठन नहीं बना रहे हैं, हम एक संस्था बना रहे हैं विचारवानों की। विचारवान और चरित्रवान में अंतर होता है, चलिए अलग, फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा सब। तो हम विचारवानों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस प्रकार के विचारवान लोगों को हम लोग 500 लोगों का एक ग्रुप बनावे, सारी दुनिया को संदेश दें। यह एक विश्वसनीय ग्रुप है मार्गदर्शक मंडल, बहुत रिसर्च करके बोलता है, और जो बोलता है उसमें जानबूझकर असत्य नहीं है। धोखा हो गया तो हो गया, गलत नहीं है। परिस्थितिवश जो भी बात कही गई है वो कही गई है। यह कार्य आपको करना है, हमको क्या करना है वो मैं आपको बता दिया, उतना हम आपका करते रहेंगे। जो अच्छे पूंजीपति हैं हम लोगों को मदद करते हैं, करते रहेंगे। जो गरीब हैं उनको हम सहायता भी कर सकते हैं। एक बात आपको और लास्ट में बता दें, यदि आप किसी प्रकार का कोई आंदोलन करना चाहते हैं समाज में, कॉमन सिविल कोड पर आंदोलन करना चाहते हैं, समाज को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, जोड़ने वाला आंदोलन होना चाहिए। आप संविधान संशोधन के बारे में आंदोलन करना चाहते हैं राज्य से मुक्ति के लिए, एक इशू ले लीजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप महिला पुरुष के बीच में टकराव खत्म हो आंदोलन करना चाहते हैं, परिवार सशक्तिकरण का आंदोलन करना चाहते हैं, ग्राम स्वराज्य का आंदोलन करना चाहते हैं, किसी प्रकार का आप कोई आंदोलन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शराब बंद हो, आप करिए आंदोलन, सरकार पर दबाव बनाने के लिए नहीं। शराबबंदी का आंदोलन सामाजिक समस्या है, आप समाज में करिए। कॉमन सिविल कोड का आंदोलन आप सरकार से कर सकते हैं, आप संविधान मुक्ति का आंदोलन सरकार से कर सकते हैं, सामाजिक कुरीति निवारण का आंदोलन आप समाज में करेंगे। आप अगर किसी प्रकार का कोई आंदोलन करेंगे तो हमारा ट्रस्ट आपको मदद करेगा। आप लोग हैं ना, सारे लोग तो है ही भाई, सब मिल करके हम लोग आपको वैचारिक, शारीरिक, आर्थिक जैसा जरूरत होगी जिस प्रकार की हम लोग समझेंगे, उचित समझेंगे। समाज को तोड़ने वाले किसी आंदोलन का हम विरोध करेंगे। तो एक बात मैं आपको लास्ट में ये बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, वो बता दिया। अब आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करिए, मेरा कार्य मत करिए। अब ये आप लोगों का काम है। अब अभ्युदय जी हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। अब यहाँ रवि वगैरह जो हैं अपने, ये लोग समाज शास्त्र की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अपने बीच में जो बैठा हुआ है कमल, रोज रात को आकर के बैठता है, सीख रहा है पूरा समाज शास्त्र प्रतिदिन तो रात को आता ही 11 बजे भी शादी। समाज शास्त्र ये लोग भी सीख रहे हैं। नौजवान लोगों की टीम बन रही है।
तो इसलिए एक लास्ट में बता दो कि दुनिया के सामने वर्तमान समय में कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं दिख रहा है। उस अभाव की पूर्ति के लिए आपको आगे आना चाहिए। मेरे तरफ से आपको हर तरह का मदद मिलेगी, मार्गदर्शन भी मिलेगा। पीर बबरची भिस्तीकर चारों भूमिका में आप हमको पाएंगे, लेकिन करेंगे आप। इसलिए मैं अंत में आपको यही कहना चाहता हूं कि अब कल से हम लोग नए हिसाब से माने नए तरीके से शुरू करेंगे और वो ग्रुप टीकाराम जी बना देंगे आजकल में, तो ग्रुप बन जाएगा। अब आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप तत्काल में पूछ सकते हैं। और कल के लिए आप लोग तैयारी करिएगा कि कल आपका किस प्रकार से आप लोग प्रश्न करेंगे इस सारे विषय पर। अपने अपने प्रश्न तैयार करके रखिएगा। अभी कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ लीजिए हमसे। आप बताइए भाई, किसी को खत्म करें आज की बात। हाँ, चंद्रभूषण जी को पूछना है क्या? जी जी, मुझे पूछना है। हाँ बताइए। आपने जैसा कि बोला कि ये मेरा प्रश्न है कि क्या जो समझदारी है क्या? तो ये जो समझदारी है, हाँ हाँ, क्या ये केवल शोषण ना करने और अपना शोषण ना होने देने तक ही सीमित है? नहीं नहीं, समझदारी तो बौद्धिक स्तर का है। समझदारी कैसे आएगी वो तो हम लोग आपको बता देंगे तरीका कि समझदारी का विकास कैसे होगा। समझदारी तो इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम न किसी से ठगे जाए, न किसी को ठग सके। हम समाज में देवासुर संग्राम में दैवी प्रवृत्तियों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं, ये समझदारी होगी। लक्ष्य हमको पता होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिर्फ एक है कि देवासुर संग्राम में दैवी प्रवृत्तियां कैसे मजबूत हो। लक्ष्य को ध्यान रखेंगे हम लोग। और समझदारी का तरीका तो फिर हम लोग बैठ करके आपको बताएंगे कि समझदारी मैंने कैसे प्राप्त की, मैं कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा, हमारा परिवार कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा, फिर हम अपने शहर को कितना प्रभावित कर सके, और फिर शहर से आगे हम क्यों नहीं कर सके कुछ भी। 70 साल 80 साल का समय कम तो नहीं होता है। मुझे सक्रिय हुए 65 वर्ष नहीं 67 वर्ष हो गए। 67 वर्षों से मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं और रामानुजगंज से आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया, इस पर भी चर्चा होगी सारा। और अब आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। समझदारी का एक टेक्निक है साधारण सा, वो हम लोग चर्चा कर लेंगे। कल पूछेंगे तो कल हम बता देंगे। ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो हिंदुओं के लिए कैसे घातक है? नहीं, हिंदुत्व धर्म है कि संगठन? हिंदुत्व धर्म है। धर्म है तो धर्म कभी संगठित नहीं होता है, धर्म तो व्यक्तिगत होता है जी। तो फिर राष्ट्र सब माने व्यक्ति राष्ट्र कहाँ हो गया? जब धर्म व्यक्तिगत है तो राष्ट्र वहां से कहां से जुड़ जाएगा? क्योंकि राष्ट्र जो है ये तो नागरिक के साथ जुड़ता है, व्यक्ति के साथ तो जुड़ता नहीं है। व्यक्ति अलग होता है, नागरिक अलग होता है। नागरिकों का राष्ट्र होता है और व्यक्तियों का समाज होता है। तो धर्म व्यक्तिगत है,
ये बड़े टेक्निकल है बिंदु, ये व्यक्ति और नागरिक का भी। आपके संविधान में भी व्यक्ति अलग है, नागरिक अलग है संविधान में। ठीक है, तो आज छुट्टी, बाकी काम फिर कल शाम को साहब को शॉर्ट में पूरे विषय को फिर सानू रख देगी 5-7 मिनट में। आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करिएगा कि आप लोग भी कभी कभी फेसबुक में 5-7 मिनट बोलने की आदत डालिएगा, कोई विषय चुन करके। कभी बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे फिर बैठ करके। अभी थोड़ा ये कोरोना का लॉकडाउन खत्म हो एक आध हफ्ते में, लगता है कि एक आध हफ्ता में तो कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।